आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का करेंगे इफ्तिताह। दिल्ली एनसीआर में 3 मकामात पर मुनक़िद होगा एशिया का सबसे बड़ा ऑटो शो। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को कौमी खेल अवार्ड से करेंगी सरफराज। डी गोकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन आज। अब तक 70 सीटों के लिए 555 उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चा नामजदगी। 5 फरवरी को होगी वोटिंग। गजा में जंगबंदी को मंजूरी देने के लिए इस्राएली काबीना की मीटिंग में ताखीर। अमरीकी वजीर खारजा ने जोर देकर कहा कि मंसूबे के मुताबिक इतवार से जंगबंदी का मुआहदा होगा नाफिजुल अमल। शुमाली भारत में ठंड का कहर। दिल्ली में शदीद कोहरे का येलो अलर्ट। IGI एयरपोर्ट पर हद बसारत हुई 0। और आइए अब तफसील से डालते हैं खबरों पर नजर। भारत के दौरे पर आए सिंगापुर के सदर थरमन शमंगररत्नम आज और कल उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। भुवनेश्वर में सदर थरमन उड़ीसा के वजीर आला मोहन चरण मांझी से मुलाकात करेंगे और उड़ीसा की इख्तिसादी पॉलिसियों और मौक़े का जायजा लेंगे। वजीर आला मांझी सदर थरमन के लिए एक सरकारी इशाइया भी देंगे। सदर थरमन वर्ल्ड स्किल सेंटर का भी दौरा करेंगे, जिसे सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सर्विसेज ITs ने एशियाई तरक्याती बैंक की फंडिंग से कायम किया था और भारत बायोटेक की तरफ से चलाए जाने वाले वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भी दौरा करेंगे। वो ओडिशा के सकाफती विरसे की नुमाइश करने वाले कुछ मकामात का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। आज से शुरू होने वाले ये एक्सपो 22 जनवरी तक जारी रहेगी। ये तकरीब मोबिलिटी की सनत के लिए एक इनकलाबी कदम है, जिसने मुस्तकबिल में मोबिलिटी के हल को मुश्तरका तौर पर तख्लीक करने के लिए पूरी वैल्यू चेन को इकट्ठा किया है। इस बार इवेंट का थीम बियॉन्ड बाउंड्रीज है। ये तकरीब नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, भारत मंडपम, द्वारका में यशु भूमि और ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में मुनक़िद होगी। 9 से ज्यादा शोज और 5 लाख अफराद के साथ एक्सपो मोबिलिटी के हल की मुकम्मल रेंज की नुमाइश करेगा। इस बार बैनुल-अक़वामी शिरकत भी सबसे ज्यादा है। 5100 आलमी खिलाड़ी मोबिलिटी के मुस्तकबिल की तश्कील के लिए जमा हो रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज साल 2024 के लिए कौमी खेल अवार्ड तकसीम करेंगी। शतरंज के आलमी चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में 2 तमगा जीतने वाली मनु भाकर, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट प्रवीण कुमार को राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद होने वाली एक तकरीब में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। यह अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान खेलों के मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इसके अलावा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे, जबकि 2 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अर्जुन अवार्ड्स दिए जाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सिंगापुर के सदर थरमन शनमुगारत्नम के एजाज में जियाफत का एहतमाम किया। राष्ट्रपति भवन में सदर और उनके वफ्द का खैर मकदम करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में मजीद पेशरफ्त हुई है। सदर जमहूरिया ने कहा कि सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद बहरुल काहिल के हमारे विजन का एक अहम सुतून है। उन्होंने कहा कि जमहूरी अक़दार पर हमारा मुश्तरका यकीन भी हमें एक दूसरे से जोड़ता है। सिंगापुर के सदर ने हालिया बरसों में भारत की तरक्की की सताइश की। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। ऐसे में पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल मजीद तेज होने का इम्कान है। आज आम आदमी पार्टी, BJP और कांग्रेस के तमाम बड़े उम्मीदवार कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे।
70 नशिस्तों के लिए अब तक 555 उम्मीदवारों ने कुल 841 कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। दरअसल इस महीने की 10 तारीख को नामजदगी का अमल शुरू हुआ था। उम्मीदवार पीर तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग अगले महीने की 5 तारीख को होगी, जबकि वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली एनसीआर समेत शुमाली और मगरबी वस्ती भारत में सर्द लहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह गहरी धुंध छाई हुई है। नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर हद बसारत 0 है, जिसकी वजह से परवाजें मुतासिर हुई हैं। इसके साथ ही लोगों को सर्द लहर और धुंध के साथ शदीद ठंड का सामना है। ठंड से बचने के लिए बेघर अफराद नाइट शेल्टर्स में पनाह ले रहे हैं। दरियासना महकमा मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश, मशरक़ी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के मुख्तलिफ मकामात पर धुंध के इम्कान के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही धुंध की वजह से हद्दे निगाह भी मुतासिर हुई है, जिसका बराह रास्त असर ट्रैफिक ऑपरेशन पर पड़ा है। नॉर्दर्न रेलवे की कई ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं, साथ ही ड्राइवरों को भी परेशानी का सामना है। इसके अलावा नोएडा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म के बाद प्री नर्सरी से 8वीं तक की क्लासों को एक बार फिर ऑनलाइन कर दिया गया है। क़ब्ल अज़ीम वक्त में तब्दीली के साथ जुमेरात को स्कूल को ऑफलाइन कर दिया गया था, लेकिन छोटे बच्चों की सेहत के मद्देनज़र अगले अहकामात तक स्कूलों को दोबारा ऑनलाइन कर दिया गया है। और महाकुंभ के दौरान गुज़िश्ता 6 दिनों में 7 करोड़ से ज्यादा अक़ीदतमंदों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है। ये स्नान 11 जनवरी से शुरू हुआ था। त्रिवेणी के संगम पर अक़ीदत का एक शानदार मंजर देखने को मिल रहा है। संतों, बाबाओं, कल्पवासियों और अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद स्नान के लिए जमा हो रही है। कुल 30 लाख से ज्यादा अक़ीदतमंदों ने मुक़द्दस नदियों के संगम पर अभी तक स्नान किया। गुलकार कैलाश खेर को प्रयागराज में महाकुंभ के ऑफिशियल कल्चरल जोन में अक़ीदतमंदों के लिए लाइव परफॉर्म करने का मौका मिला है। इस बार उन्होंने खुशी का इजहार किया है। मशहूर गुलकार कैलाश खेर महाकुंभ में लाइव परफॉर्मेंस देने का मौका मिलने के बाद फख्र महसूस कर रहे हैं। कैलासा के सुरों का आनंद लें और इस सुरों का भी स्नान करें। क्योंकि जो सुरों का सरिता है वो उससे आत्मा स्नान करती है, उससे रोम रोम क्यों एकदम द्रवित हो जाता है। क्योंकि सुरों में परमात्मा होता है। तो इसलिए आइए आप लाइव सजीव जो प्रस्तुति होगी उसका भी आनंद लीजिए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में तरक्याती कामों पर एक जायजा मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में वाराणसी के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दरअसल वजीर आला योगी आदित्यनाथ जुमेरात से वाराणसी के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। महाकुंभ के दौरान वजीर आला योगी के इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। जुमेरात को योगी ने वाराणसी के कैंट स्टेशन और टाउन हॉल में बनाए गए शेल्टर होम के साथ साथ महाकुंभ के अहम मकामात और इंतजामात का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने वहां अलाव जलाने और बैतुल खला, सफाई सुथराई, बिस्तर और कंबल के मुनासिब इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने शेल्टर होम में रहने वाले लोगों की खैरियत भी दरियाफ्त की और इस बात को यकीनी बनाया कि कोई भी सर्द मौसम में सड़क के किनारे ना सोए। इसके अलावा वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने काशी तमिल संगम के इनाकात की तैयारियों का भी जायजा लिया। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को आज उत्तर प्रदेश की बरेली कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया गया है। ये समाअत रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर मबनी है। राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि अगर भारत में इत्तेहाद की हुकूमत बनती है तो वो इख्तिसादी सर्वे कराएंगे, जबकि ओवैसी ने फलस्तीन की हिमायत में नारे लगाए थे। राहुल गांधी को इन बयानात के ताल्लुक से दायर मुख्तलिफ अर्जियों के सिलसिले में कल अदालत में पेश होना था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ 17 से 19 जनवरी 2025 तक लक्षद्वीप के
3 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान नायब सदर जमहूरिया कई अवामी तकारीब में शिरकत करेंगे और मुख्तलिफ अवामी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। टूर के पहले दिन उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाएगा और गर्ल्स स्कूल बैंड की तरफ से उनका इस्तकबाल भी किया जाएगा, जिसके बाद वो अपने बंगाराम हेलीपैड से बंगाराम आइलैंड रिजॉर्ट पहुंचेंगे, जहां उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और दिसंबर 2024 में मुल्क की इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में जबरदस्त छलांग रिकॉर्ड की गई। इस साल के आखिर में भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट ने 35.1% की तरक्की के साथ दिसंबर 2023 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरहकीकत दिसंबर 2023 में भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट $2.65 बिलियन रिकॉर्ड की गई थी, जबकि 2024 के इसी महीने में ये $3.58 बिलियन की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई थी। बरामदात में इजाफे के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान अब भारत के बरामदात के शोबे में आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों में तीसरे मुकाम पर आ गया है। इंडस्ट्री बॉडी इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के मुताबिक पिछले 2 साल में इस शोबे में जबरदस्त तरक्की हुई है। जनवरी से सितंबर 2023 के दौरान अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की बरामदात साल ब साल दुगनी होकर $6.6 बिलियन तक पहुंच गई। वजारत तजारत ने मरकजी हुकूमत की कामयाब PLI स्कीम को इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट के लिए जिम्मेदार अवामिल में से एक करार दिया है। वजारत के मुताबिक PLI स्कीम के तहत मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग की नई सलाहियतें उभरी हैं, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया भारत की एक्सपोर्ट बास्केट में सबसे तेजी से बढ़ते हुए तबके के तौर पर उभर रही है। इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी संजय जाजू ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का दौरा किया। भारत की सकाफती रिवायत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क का आर्ट, रक्स और ड्रामे से बहुत पुराना रिश्ता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के भारतीय सिनेमा को सॉफ्ट पावर करार देने के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा हमारे मुल्क की सॉफ्ट पावर है। ये हमारे फन और सकाफत को दुनिया तक ले जा रहा है और सिनेमा इंडस्ट्री के जरिए हमारी तख्लीकी मईशत को भी फरोग दे रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में सिनेमा का कल्चर आगे बढ़ता रहे। हमारे देश का एक बहुत पुराना नाता है आर्ट, डांस, ड्रामा, इमोशंस, नाट्य शास्त्र के ज़माने से। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी लास्ट 2 मंथ्स में उन्होंने कई दफ़े इस बात को बोला है कि हमारा सिनेमा हमारी सॉफ्ट पावर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट ना केवल रिक्वायरमेंट है बट एट द सेम टाइम एक व्हीकल है। और आज हमारी फिल्में दुनिया भर में जाती हैं, हमारे आर्टिस्ट, हमारे परफॉर्मर्स की दुनिया भर में आज पहुंच है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमारा सिनेमा आज इस मुकाम पर है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले उन खबरों पर बात कर लेते हैं जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। गज़ा के ताल्लुक़ से हम बात करते हैं। गज़ा में जंगबंदी मुआहदे पर इसराइल और हमास का इत्तेफाक तय पाया गया है और जंगबंदी का पहला मरहला 6 हफ्ते तक जारी रहेगा। इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का ये बाइस बन सकता है। और साथ में आपको बताते चलें कि जंगबंदी मंजूरी की सूरत में 19 जनवरी से इसका निफाज बताया गया है और इसराइल ने मुआहदे पर काबीना की वोटिंग रोक दी है। साथ में दुनिया भर ने मुआहदे का खैर मकदम किया है और जितने भी लीडरान हैं, दूसरे ममालिक के जो लीडरान हैं, उन्होंने भी इस मुआहदे का खैर मकदम किया है। गज़ा से इसराइली फ़ौजियों के इनखला, मुस्तकिल जंगबंदी और गज़ा के मुस्तकबिल पर खामोशी भी बताई जा रही है। और साथ में आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि जंगबंदी से IMEC कॉरिडोर की राह भी हमवार हो सकती है। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के बाइस गज़ा में होने वाली जो तबाही है अब बंद हो सकती है और जो फ़लस्तीन के लोग हैं उन्हें काफ़ी चैन और सुकून मिल सकता है। इसराइल और हमास ने जंगबंदी के मुआहदे पर इत्तेफाक कर लिया है। अब आगे क्या होना है ये आने वाली खबरें बताएंगी।
और आइए अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। नेशनल यूथ फेस्टिवल में झारखंड की शानदार कारकर्दगी का इशारा मिल रहा है और साथ में आपको बताते चलें कि इस खबर के ताल्लुक से अगर हम बात करें नेशनल यूथ फेस्टिवल की, तो झारखंड में जितने भी यूथ्स बताए गए हैं वो काफ़ी आगे आ रहे हैं और कई शोबों में तरक्की कर रहे हैं। और साथ साथ अगर हम यहाँ बात करें झारखंड की, तो झारखंड को एक नई तस्वीर दी जा रही है। नया इस तरह से एक डिज़ाइन किया जा रहा है कि जितने भी यूथ हैं, जितने भी नौजवान हैं, वो हर शोबे में आगे आएँ ताकि उनको जो इस फेस्टिवल से कामयाबी मिले वो आगे चलकर मुस्तकबिल में झारखंड को और मजीद संवार सके। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। आम बजट तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान 2047 के अहदाफ पर मबनी हो सकता है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन 1 फरवरी 2025 को अपना 8वां आम बजट पेश करेंगे, जिसमें साल 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ को हासिल करने का रोड मैप इस साल 1 फरवरी को देखा जा सकता है। और इसमें आम लोगों को, खुसूसन अगर हम बात करें मुलाजमत पेशावर अफराद को भी इसमें रिलीफ मिल सकता है ताकि उनकी जो डिस्पोजेबल आमदनी में इजाफा होगा और उनके अखराजात मईशत को बढ़ाने में भी मुआविन साबित हो सकता है। आमतौर पर स्टॉक मार्केट में हफ्ते को छुट्टी होती है, लेकिन अगर हम बात करें बजट की पेशकश की तो आपको बता दें कि इसके पेश नज़र 1 फरवरी बरोज हफ्ते को स्टॉक मार्केट खुली रहेगी। और चलिए अब एक और खबर देख लेते हैं। स्टार्टअप स्कीम ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाज़रीन ये बयान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस पर कहा कि पिछले 9 सालों में स्टार्टअप इंडिया स्कीम ने लातादाद नौजवानों को बाइख्तियार बनाया है और उनके नए आइडियाज़ को कामयाब स्टार्टअप्स में बिल्कुल तब्दील कर दिया है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि जुमेरात को स्टार्टअप इंडिया की कामयाबी पर रोशनी भी डाली और कहा कि 9 साल मुकम्मल इसके हो गए हैं। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, स्टार्टअप कल्चर को फ़रोग़ देने में हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्टार्टअप इंडिया की कामयाबी ये जाहिर करती है कि आज का हिंदुस्तान मुतहरिक एतमाद से भरा हुआ और मुस्तकबिल के लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी आने वाले कल में स्टार्टअप्स और तरक्की कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। बीजेपी की 9 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी हो चुकी है। जेडीयू के खाते में बुराड़ी और एलजेपी के खाते में देवली सीट आई है। और साथ में आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। और फरवरी 2025 में होने वाली दिल्ली असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी ने जुमेरात को बाकी, जैसे कि हमने आपको बताया कि 9 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी हो चुकी है। और बीजेपी के जो तर्जुमान हैं उन्होंने ये भी बताया कि ग्रेटर कैलाश असेंबली हलके से आम आदमी पार्टी के एमएलए और वजीर सौरभ भारद्वाज के खिलाफ उनको मैदान में उतारा गया है। वहीं बाबरपुर की अगर बात करें तो बीजेपी ने अनिल विशिष्ट को आपके एमएलए और रियासती कन्वीनर के गोपाल राय के खिलाफ मैदान में उतारा है। और अब देख लेते हैं एक और सुर्खी, ये भी गज़ा से मुताल्लिक़ है। गज़ा जंगबंदी मुआहदा बेहतरीन अमरीकी सिफारतकारी का नतीजा, ये नाज़रीन बाइडन का बयान है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि गज़ा जंगबंदी मुआहदे को अमरीका की बेहतरीन सिफारतकारी का नतीजा इन्होंने करार दिया है और मुआहदे खित्ते में अमन और इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए ये एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकती है। आपको यहाँ बताते चलें कि बुध को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम सानी ने ऐलान किया कि कतर, मिस्र और अमरीका की मुश्तरका कोशिशों से गज़ा जंगबंदी मुआहदा तय पाया गया है। और अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि जंगबंदी का इतलाक़ 19 जनवरी से होगा। तो नाज़रीन ये था अखबारात का जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरें देख लेते हैं और बैनुल-अक़वामी खबरों पर अगर नज़र डालें तो गज़ा में जंगबंदी को मंजूरी देने के लिए इसराइली काबीना की मीटिंग में ताख़ीर हो रही है। इसराइली हमास पर मुआहदे के कुछ हिस्सों से मुकरने का इल्ज़ाम आयद कर रहा है। वहीं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि गज़ा पट्टी में जंगबंदी इतवार को मंसूबे के मुताबिक शुरू हो जाना चाहिए, अगरचे मुज़ाकरातकारों को आखिरी वक्त में बकिया उमूर पर इत्तेफाक राय कायम करने की ज़रूरत हो। इसराइल हमास का जंगबंदी मुआहदा अब भी गैर यकीनी की कैफियत में घिरा हुआ है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर मुआहदे की बाज़ शराइत से पीछे हटने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि हमास मुआहदे के आखिरी मराहिल में कुछ मजीद रियायतें हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मुआहदे पर गैर यकीनी की सूरत हाल
हमास कई शराइत पर मुनहरिफ हो रही है। काबीना में मुआहदे पर वोटिंग मुलतवी कर दी गई। हमास की तरफ से तमाम शराइत मानने के बाद ही वोटिंग होगी। हमास ने इसराइल के दावों को मुस्तरद कर दिया। हमास ने कहा, हम तमाम शराइत पर डटे हैं। हमास कई शराइत पर मुनहरिफ हो चुका है, इसलिए मुआहदे की मंजूरी के लिए काबीना में वोटिंग में अब कुछ वक्त लग सकता है। उन्होंने कहा कि हमास की तरफ से तमाम शराइत मानने के बाद ही वोटिंग होगी। हमास ने इन इल्जामात की तरदीद की और वो अपनी शराइत पर पूरी तरह से अमल कर रहा है। इससे कबल बुध की शब कतर की वजीर आजम ने बताया कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के हवाले से मुआहदा तय पाया गया है। अगर इसराइली काबीना की तरफ से इस मुआहदे की मंजूरी दी जाती है तो जंगबंदी इतवार से नाफिजुल अमल हो जाएगी। पहला मरहला 6 हफ्तों का होगा। जंगबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज रहेगी। हमास 33 यरगमालियों को रिहा करेगा। इसराइल 250 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसराइल तमाम आबादी वाले इलाकों को छोड़ देगा। बेघर अफराद को उनके घर वापस मिलेंगे। गजा में इंसानी इमदाद में इजाफा होगा। दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात 16वें रोज शुरू होंगे। दूसरे मरहले में बाकी बच जाने वाले यरगमालियों की रिहाई। इसराइली फौज गजा से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ पर तवज्जो दें। तमाम मुक़व्वियों की लाशें वापस की जाएंगी। ये मुआहदा मिस्र, कतर और अमेरिका की मदद से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तय पाया। इसमें इसराइल की तरफ से मोसाद और शिन बेट चीफ ने शिरकत की, जबकि अमेरिका की तरफ से ट्रंप के एलची स्टीव विटकोफ और बाइडेन के एलची ब्रेट मैकगर्क मौजूद थे। दरियासना इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा बैन गवीर और बेजील स्मोट्रिच ने मुआहदे के खिलाफ अपना सख्त मौक़िफ़ बरकरार रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा, भारत और दीगर ममालिक ने इस मुआहदे का खैर मक़दम किया है। इस मुआहदे का खैर मक़दम करते हुए भारत ने कहा कि हमने हमेशा तमाम यरगमालियों की रिहाई, जंगबंदी और मुज़ाकरात और सिफारतकारी के रास्ते पर वापस आने की अपील की है। मुआहदे के बाद 15 माह से जारी तनाज़ा खत्म होने की उम्मीद है। गजा के अवाम में जश्न का माहौल है। DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और फ्रांस के वजीर आज़म फ्रैंकोइस बायरू के खिलाफ पार्लियामेंट में पेश की जाने वाली पहली तहरीक अदम एतमाद मंजूर न हो सकी। अपोजिशन की तरफ से लाई गई तहरीक दाएं बाजू की हिमायत हासिल करने में नाकाम रही। फ्रांसीसी सोशलिस्ट पार्टी ने वजीर आज़म फ्रैंकोइस के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की हिमायत न करने का फैसला किया, जिससे उनकी हुकूमत को एक अहम पार्लिमानी इजलास में रहने का मौका मिला। दर हकीकत अपोजिशन फ्रैंकोइस के हुकूमती पॉलिसी एजेंडे और 2023 के पेंशन इस्लाहात के हवाले से कौमी असम्बली में बयान के बाद से मुखालफत कर रही थी। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगने वाली तबाहकुन आग ने वहां रहने वाले लोगों का सब कुछ तबाह कर दिया है। इस आग में अब तक तकरीबन 24 अफराद की मौत हो चुकी है और 1 लाख से ज्यादा बाशिंदे बेघर हो चुके हैं। जो खतरनाक हवाएं कम हो रही हैं, बाज़ाबादकारी का काम शुरू कर दिया गया है और पैलिसेड्स फायर और साथ में एटन फायर पर काबू पाने की जंग जारी है। और खेल की खबरों की बात करें तो 2 बार की ओलंपिक तमगा जीतने वाली पीवी संधू आज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पेरिस ओलंपिक्स के कांसे का तमगा जीतने वाली ग्रेगोरिया मार्सिका से मुकाबला करेंगी, जबकि मर्दों के सिंगल्स में करण का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में चीनी शटलर होंग यिंग विंग से होगा। इसके साथ ही सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के दरमियान क्वार्टर फाइनल मैच भी आज है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 में भारत की मर्दों और खवातीन की दोनों टीमों ने ग्रुप मरहले के मैचों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। हर टीम अपने अपने ग्रुप्स में भी सरफहरिस्त रही। इससे कबल भारतीय खवातीन टीम ने मलेशिया को 120 के बड़े फर्क से जीता था। शुरू से ही उन्होंने मलेशिया की टीम पर शदीद दबाव डाला और पूरे मैच में इस रफ्तार को बरकरार रखा। अब भारतीय खवातीन टीम का क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश से मुकाबला होगा।
अमेरिका के 19 साला लर्नर टीएन ने अपने पहले ही ऑस्ट्रेलियन ओपन में हलचल मचा दी। लर्नर ने यूएस ओपन चैंपियन के रूसी खिलाड़ी मेदवेदेव को 5 सेट के मुकाबले में 6-3, 7-6, 6-7, 6-1, 7-6 से शिकस्त दी। ये मैच 4 घंटे 49 मिनट तक जारी रहा और सुबह 2:55 पर खत्म हुआ। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलता